हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और भूगोल पढ़ने में भरपूर आनंद आपको आ रहा होगा। देखो, भूगोल पढ़ते पढ़ते सिर्फ आनंद मत लेने लगना। अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ जब आप रिवीजन करें तो साथ में PYQs, जो परीक्षा के पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं वो अपने साथ में रखें आप। कोशिश करूंगा मैं उनको अपने इन स्लाइड्स में इंक्लूड करने की, लेकिन आप अपनी तरफ से भी अब कोशिश करें कि प्री में अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से बना है तो वो किस प्रकार बना है, और अगर मेंस में कोई क्वेश्चन बना है तो किस प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन बना है। साथ ही साथ आप अगर आंसर लिखना आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा आपके पास जो एनसीईआरटी की किताब है, और अगर आपके पास नहीं भी है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की वेबसाइट में। और उसके पीछे जो आपको प्रश्न उसके मिलते हैं जो डिस्क्रिप्टिव हैं, जिनमें आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिए और आप उत्तर लिखना आप शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ उसके पीछे आपको कुछ एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे, उन एमसीक्यूज को भी आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और ये देखिए, आप मूल्यांकन खुद कर सकते हैं उसके बाद कि आपको समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी क्लास ज्योग्राफी की। और मेरा नाम अब आप सब जान ही चुके होंगे, मुकुल भारद्वाज है। और टेलीग्राम की बड़ी क्वेरी है आपकी। टेलीग्राम चैनल आपको पता है, मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पे आपको सभी कक्षाओं की PDF उपलब्ध करा दी जाती है कक्षा के बाद। चलिए आगे चलते हैं। बैच 1 एकदम फुल हो चुका है, आपका भरपूर सहयोग रहा उसमें, और इसी वजह से बहुत जल्दी से ही हमको इस बैच 2 लॉन्च करना पड़ रहा है, जो कि 11 मार्च से शुरू हो रहा है। ये जो प्राइस दिख रही है आपको, इसको आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही कोड यूज करते हैं MB लाइव, और MB लाइव कोड यूज करते ही कोड आपकी जो प्राइस कम होके कितनी हो जाएगी, 18,999। तो इस बार आप देरी ना कीजिए, फटाफट से एडमिशन क्लोज होने से पहले MB लाइव कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाएगा, और उस मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इस बैच में एनरोल हो जाइए। चलते हैं आगे की ओर। ये किताब अब आपने ले ली होगी, डिस्क्रिप्शन में सबके पास लिंक मिल चुका है इस किताब का, दोनों किताबों का। भूगोल मूलभूत सिद्धांत जो पहली किताब है हमारी, जिसको अभी हम लेके चल रहे हैं आगे, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे भारत का भूगोल। ये दोनों किताबें आपको मिल जाएंगी। पृथ्वी की हम लोग बात कर रहे थे, अब आपको सारी चीजें याद है। पृथ्वी कौन सा ग्रह है, अगर आकार में मैं बात करूं तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी पे देखूं तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसको नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमने 3 मंडलों की बात करी थी। 3 मंडल कौन कौन से थे, हमने बात करी थी लिथोस्फीयर की, जिसको स्थल मंडल हमने कहा था। हमने बात करी थी एटमॉस्फेयर की, जिसको हमने वायुमंडल कहा था। इसमें हमने बात करी थी हाइड्रोस्फीयर की, जिसको हमने जलमंडल कहा था। जहाँ पे तीनों एक साथ मिल जाते हैं उस जगह को हमने जैव मंडल, या उसको हमने बायोस्फीयर के नाम से जाना था। इसके बाद हमने बात करी थी कि इन सबका विकास कैसे हुआ। इस विकास में हमने सबसे पहले बात करी थी स्थल मंडल कैसे बना। स्थल मंडल हमको याद है कि जब पृथ्वी का तापमान अधिक था तो सारे पदार्थ द्रवीय अवस्था में थे, और द्रवीय अवस्था के होने के कारण ये अपने अपने घनत्व या द्रव्यमान के आधार पर जो भारी जो भी पदार्थ थे वो सब कहाँ पे एकत्रित हो गए, केंद्र के पास एकत्रित हो गए, और जो हल्के पदार्थ थे वो सब आपको सतह के पास देखने को मिले। इस प्रक्रिया को हमने एक नाम दिया था, उस नाम क्या था, वो नाम बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, वो नाम था विभेदन। क्या नाम था वो, विभेदन नाम था, जिसको हमने डिफरेंशिएशन कहा था। ये शब्द आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। देखिए मेंस में जब आप उत्तर लिखेंगे तो जब आपको ऐसा लगे कि ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसके नीचे क्या करना है, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद हमने देखा है विभेदन का प्रथम चरण था। विभेदन का द्वितीय चरण शुरू हुआ जब पृथ्वी से एक तारा आके टकराया, और पृथ्वी से जब तारा आके टकराया तो उससे किसकी उत्पत्ति भी हुई थी, उससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। और जब तारा आके टकराया, उस एक्सीडेंट और उस कोलिजन के कारण क्या हुआ, पृथ्वी पे तापमान बढ़ गया। और जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, फिर से जो पदार्थ है कौन सी अवस्था में आ गए, द्रवीय अवस्था में आ गए तापमान बढ़ने के कारण, या अर्ध तरल अवस्था में पहुंच गए। और फिर से विभेदन का दूसरा चरण शुरू हुआ, और जिसके कारण पृथ्वी पे आज आपको परतें पाई जाती है। उन परतों का कुछ नाम है। जो एकदम केंद्र के पास पाई जाती है उसको हम कहते हैं कोर। जो कोर के बाद आपको मिलेगी मेंटल, और मेंटल के बाद आपको क्या मिलेगी, भूपर्पटीय, जिसको क्रस्ट भी कहा जाता है। इसके बाद हमने बात करी थी वायुमंडल के विकास की। वायुमंडल का विकास, इसमें आपको एक शब्द फिर से याद आ रहा होगा, वो शब्द क्या था। यहाँ पे हमने 3 चीजों की बात करी थी, और यहाँ पे हमने देखा था कि पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। पहली अवस्था में जो आदिकालिक जो वायुमंडल था वो किसके कारण चला गया था, वो सौर पवनों के कारण वो उड़ा के ले गई, और अब वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम उस मात्रा में मौजूद नहीं थी। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, पृथ्वी से निकली हुई
जब जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हो रही थी, जो पृथ्वी से निकलने वाली जल वाष्प थी और भाप थी, वो ऊपर जाके संघनन शुरू करके उन्होंने क्या करना शुरू करा, बादल बनाना शुरू करा, और बादलों से क्या हुई, बारिश हुई। इसी प्रक्रिया के दौरान किसका भी विकास हुआ, जलमंडल का विकास हुआ। और तीसरी प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से क्या हुआ, कौन सी गैस सामने आई, वो गैस थी ऑक्सीजन। कौन सी गैस थी, ऑक्सीजन यहां पे सामने आ गई। इसके बाद हमने एक शब्द यहाँ पे पढ़ा था, गैस उत्सर्जन, डी गैसिंग जिसको हमने कहा था। ये कौन सी अवस्था में आपको मिलेगी, ये आपको जो द्वितीय या दूसरा जो अवस्था है वायुमंडल के विकास की, वहां देखने को मिलेगी। और गैसों का उत्सर्जन कैसे क्यों हो रहा था, जब पृथ्वी का जो तापमान है धीमे धीमे कम होने लगा, ठंडा होने लगी, तो नीचे जो गर्मी थी वो किस रूप में बाहर आने लगी, गैस के रूप में बाहर आने लगी। वो कैसे बाहर आने लगी, वो इस प्रकार के ज्वालामुखी के रूप में बाहर आने लगी। पृथ्वी में जहां जहां क्रैक थे, जहां जहां इस प्रकार की दरारें थी, वहां से वो गैसें बाहर आने लगी, गैसों का उत्सर्जन शुरू हुआ। और इसी प्रक्रिया को हमने किस नाम से जानते हैं, गैस उत्सर्जन, या इसी को हम कहते हैं डी गैसिंग। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि डी गैसिंग क्या है। इसके बाद हमने बात करी थी कि जलमंडल का विकास कैसे हुआ। जैसे अभी हम पिछली स्लाइड में चर्चा कर रहे थे कि वायुमंडल में जब विकास हो रहा था उसका, तो उसकी जो दूसरी अवस्था थी, जब जल वाष्प और भाप के रूप में जब गैसें बाहर निकल रही थी डी गैसिंग के रूप में, तब जल वाष्प बाहर निकले और जल वाष्पों ने क्या करना शुरू करा, संघनन करना शुरू किया। और संघनन से क्या हुआ, जहां जहां गड्ढे थी, जहां जहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, वहां पे बारिश के कारण वो गड्ढे भरने लगे, किससे, पानी से। और उसी पानी से, उसी जल से किसका विकास हुआ, जलमंडल का विकास हुआ। इसके बाद हमने देखा था शुरुआती दिनों में जो जीवन था वो कहां पे मौजूद था, सिर्फ वो जलमंडल में मौजूद था। और ये जो महासागर है हमारे कितने साल पुराने हैं, आप देखेंगे 400 करोड़ साल पुराने, लगभग 300 करोड़ 380 करोड़ साल पहले यहाँ पे किसका विकास हुआ, जीवन का। और 250 से 300 करोड़ साल पहले कौन सी प्रक्रिया शुरू हुई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हुई। प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस हमारे सामने आई, ऑक्सीजन सामने आई। और जब एक बार महासागर संतृप्त हो गए ऑक्सीजन से कंसंट्रेट हो चुके थे पूरी तरीके से, अब वो ऑक्सीजन और नहीं मांग रहे थे, तब ऑक्सीजन कहां पे जाने लगी, वो स्थल मंडल की ओर जाने लगी। स्थल मंडल पे अगर ऑक्सीजन अब आ चुकी है, इसका मतलब स्थल मंडल पे अब क्या आ जाएगा, जीवन आ जाएगा। इसके बाद जैव मंडल की बात हुई। जैव मंडल में हमने देखा था कि सबसे पहले जीवन कहाँ आया था, जलमंडल में आया था। किसके रूप में आया था वो हमने देखा था ब्लू ग्रीन शैवाल के रूप में। वो कहां पे पहुंचा था, जलमंडल में या महासागरों में पहुंचा था। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, शैवाल, जो हमने उन शैवालों की जानकारी हमको मिलती है किससे, शैलों के रूप में, जो चट्टान में हमको उसके जीवाश्म मिले वहां से। उसके बाद हमने बात करी थी जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, भूवैज्ञानिक इतिहास। ये सिर्फ नाम का कॉम्प्लेक्स है, देखो आप सब चीजें आपको याद हो चुकी है, मुझे पता है, क्योंकि अब ये आपने इतनी बार रिवीजन कर लिया और अब शायद आप समझ पा रहे क्लास के रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। हमने टेबल हमने पढ़ने की कोशिश करी थी, जब जहां पे हमने देखा था टेबल उल्टी पड़ी जानी है। हमने देखा था पहले बिग बैंग के बाद सुपरनोवा, और सुपरनोवा के बाद ऑरिजिन ऑफ स्टार, या मैं कहूं सूर्य की उत्पत्ति। इसके बाद हमने बात करी थी प्री कैम्ब्रियन की बात करी थी। लेकिन प्री कैम्ब्रियन क्या है, ये एक महाकल्प है। इस महाकल्प का कुछ क्या रहा होगा, ईओन रहा होगा। तो इसके 3 ईओन हमने पढ़े थे। पहला था हेडियन, दूसरा था आर्कियन, और तीसरा क्या था, प्रोटेरोजोइक। पहला क्या था, हेडियन, दूसरा था आर्कियन, और तीसरा क्या था, प्रोटेरोजोइक, जिसको हमने किस नाम से याद किया था, अगर आपको याद है तो हमने HAP से इसको याद किया था, हैप। हमने कैप सुना है, इसी प्रकार हैप है ये, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। प्री कैम्ब्रियन मतलब कैम्ब्रियन से पूर्व कैम्ब्रियन की बात हो रही है। तो इसके बाद आपको कैम्ब्रियन देखने को मिला था, तो यहाँ पे कैम्ब्रियन की बात करी थी। ये आपको अब याद हो चुका होगा, हमने किस नाम से याद किया था, कॉस डी सी पी के नाम से इसको याद किया था। कॉस डी सी पी मतलब कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये क्या थे, ये हैं कल्प। तो इनका महाकल्प क्या था, पैलियोजोइक। जोइक जैसे नाम आया, 3 जोइक हमने पढ़े थे, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। पैलियोजोइक में हमने कॉस डीसीपी पढ़ा, उसके बाद मीजोजोइक पे पहुंचे। मीजोजोइक मतलब मध्य में जो रहा है, मध्य में हमने जब देखा था तो हमने याद आई थी हमें एक मूवी, उस मूवी का नाम क्या था, जुरासिक। तो जुरासिक से मिलते जुलते 2 नाम हमने पढ़े थे, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। फिर हम पहुंचे सीनोजोइक। सीनोजोइक को हमने 2 भागों में विभाजित किया, टर्शरी और क्वाटरनरी, तृतीय और चतुर्थ। टर्शरी में या तृतीय में हमने देखा था पीओम्प के नाम से, अगर आपको याद है वो हमने पीओम्प वो पढ़ा था। और पीओम्प को हमने देखा था पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लियोसिन। उसके बाद क्वाटरनरी में हमने बात करी थी प्लिस्टोसिन और होलोसिन की हमने बात करी थी। अब आपको ये चीजें भी याद होने लगी होंगी कि पृथ्वी पे सबसे पहले जीवन कब आया, पृथ्वी पे सबसे पहले फिश या मछली कब किस रूप में आई, पृथ्वी पे जो डायनासोर कब आए, डायनासोर कब खत्म हुए, उसके बाद
आधुनिक मानव आपने देखा था कहाँ पे आया था, होलोसीन में आया था। आशा करता हूँ ये चीजें अब आपको याद हो गई होंगी, ये मैंने याद करवा दी है अच्छे से। ये अगर आप अपने मुख्य परीक्षा में लिख के आते हैं इन सब के नाम, तो एक अलग इंप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनर वो अलग इंप्रेशन से देखता है कि हाँ इसको नॉलेज है। चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हो सकता है यूपीएससी कभी आपसे डायरेक्ट सवाल भी यहाँ से पूछ ले। वो पूछ सकता है कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझाइए, तो आप ये बता सकते हैं वहां पे। इसके बाद हमने बात करी थी कि सबसे बड़ा समय कौन सा है, ईओन। ईओन के बाद हमने बात करी थी एरा, या जिसको महाकल्प भी कहते हैं। फिर हमने बात करी थी कल्प, जिसको पीरियड भी कहा जाता है। फिर हमने बात करी थी इपॉक, जिसको युग कहा जाता है। लास्ट में हमने बात करी थी काल, या जिसको एज कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था आज का युग हम किस नाम से जानते हैं, एंथ्रोपोसिन के नाम से जानते हैं। हमने ये भी देखा था कि एंथ्रो का मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, एंथ्रो का मतलब है मनुष्य, मानव। एंथ्रो का मतलब क्या था, मनुष्य। तो जहां पे मनुष्य है उस युग को किस नाम से जानोगे आप, एंथ्रोपोसिन युग के नाम से जानोगे। और आज से करीब 4200 वर्ष पूर्व एक युग का शुरू होता है, एक आयु शुरू होती है। उस आयु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेघालय आयु के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे धीमे धीमे अब गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है, तो इस वजह से इसको मेघालय आयु के नाम से जाना जाता है। ये जवाब आपने भेज ही दिए मुझे, जिन्होंने नहीं भेजे वो भेज दो। ये अभी हाल ही में हुई घटना है जहाँ पे चंद्रमा के बिल्कुल पास दो ग्रह आ गए, जुपिटर और वीनस नाम के दो ग्रह। ये आप सबने देखा होगा। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश करी थी अक्षांश और देशांतरों की। हमने देखा था कि कैसी रेखाएं, इन दोनों रेखाओं के जाल को हम किस नाम से जानते हैं, जाल को हम भौगोलिक ग्रिड के नाम से जानते हैं। और ये क्या असली रेखाएं हैं या ये बनाई हुई रेखाएं। तो हमने देखा था कि अगर आप कंप्यूटर पे ये चित्र को देखते हो और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हो, तो इन दोनों में ये फर्क आपको देखने को मिलता है। अंतरिक्ष में अगर आप देखोगे तो अंतरिक्ष में आपको कोई जाल या कोई रेखा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आप अगर ग्लोब पे देखोगे या अपने नक्शों पे देखोगे तो उसमें आपको ये दोनों रेखाएं देखने को मिलेंगी। इसका मतलब हमने देखा था कि कैसी रेखाएं, ये रेखाएं आपको मिलेंगी काल्पनिक। ये कैसी रेखाएं, ये रेखाएं काल्पनिक, या इन्हीं को हमने नाम दिया था इमेजिनरी। क्या नाम दिया था, इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइंस हमने इनको कहा था। फिर हमने बात करी थी कि इनको क्यों बनाया जाता है, हमने काल्पनिक रेखाएं क्यों खींची। तो हमने ये पाया था कि अगर किसी जगह की स्थिति अगर हमको जाननी है तो उसके लिए दो रेखाएं होना बहुत आवश्यक है, जिनको अक्षांश और देशांतर के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा था इनको मापते कैसे हैं, वो डी वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा। डी से हम क्या नापते हैं, कोण नापते हैं, इसीलिए हमने इनको नाम भी दिया था कि इनको कहा जाता है कोणीय दूरी। क्या कहते हैं हम लोग इनको, कोणीय दूरी, जिनको किसमें मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। हमने ये भी देखा था कि एक डिग्री में कितने मिनट आपको देखने को मिलेंगे, आपको 60 मिनट देखने को मिलेंगे। वहीं पे एक मिनट में आपको कितने सेकंड देखने को मिलेंगे, 60 सेकंड आपको देखने को मिलेंगे। ये बात हमारी हो चुकी थी। इसके बाद आगे चलते हैं, हम अक्षांशों की बात कर रहे थे। अगर हमको ये जानना है पृथ्वी पे अगर ये स्थिति जाननी है कि वो कोई भी स्थान या वो भूमध्य रेखा के उत्तर में आपको मिलेगा या दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा, तो ये जानने के लिए हमको किसकी आवश्यकता है, ये जानने के लिए हमको अक्षांशों की आवश्यकता है। क्योंकि ये लेटी हुई लाइनें होती हैं, इसलिए हमने इनका नाम क्या दिया, लैटिट्यूड। ये बात आपको याद हो गई। हमने भूमध्य रेखा को देखा था, ऐसी रेखा जो भू के मध्य से होकर गुजरती है या पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटे। उस रेखा को किस नाम से जाना था, भूमध्य रेखा को। इससे ऊपर जो गोलार्ध आपको देखने को मिलेगा उसको हमने क्या नाम दिया था, हमने उसको नाम दिया था उत्तरी गोलार्ध, या हमने नाम दिया था उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, या नाम दिया था उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार हमने जो भूमध्य रेखा के नीचे था उसको हमने नाम दिया था सदर्न हेमिस्फेयर, या हमने नाम दिया था दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक चीजें आपको क्लियर हैं। ये इसको हमने अगर मापने की कोशिश करी तो उसकी कोणीय दूरी कितनी आई थी, 0 डिग्री। तो हमने जाना कि 0 डिग्री को किस नाम से जानते हैं आप, भूमध्य रेखा। अंग्रेजी में इसी को इक्वेटर कहा जाता है और हिंदी में इसको विषुवत व्रत या विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको ये भी पता है कि हम इनको व्रत या कभी कभी रेखाएं क्यों कहते हैं। अगर हम 2D में इसको देखें तो आप इसको रेखा कहोगे, और 3D में अगर आप इसको देखोगे तो क्या कहोगे, व्रत। हमने इसको एक और नाम से जाना था, हमने इसको बोला था ग्रेट सर्किल। क्या बोला था, ग्रेट सर्किल। हमने क्यों इसको ग्रेट सर्किल बोला था, क्योंकि अक्षांशों में सबसे बड़ा सर्किल जो पृथ्वी पे खींचा जा सकता है वो कौन सा है, कहां से होके गुजरेगा, वो 0 डिग्री से होके गुजरेगा, पृथ्वी के केंद्र की परिधि से होके गुजरेगा। इसलिए इसको क्या बोला गया, ग्रेट सर्किल, जो सबसे बड़ा सर्किल है, इसलिए नाम था ग्रेट सर्किल। फिर हमने बात करी थी कि
कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हमने बात करे थे, वो महत्वपूर्ण अक्षांश अब आपको याद हो ही चुके हैं। कौन कौन से थे वो महत्वपूर्ण अक्षांश? कौन कौन से थे हमने देखा? सबसे पहले कौन सा मिला हमको? 0 डिग्री देखने को मिला। 0 डिग्री के बाद आपको कौन सा देखने को मिलेगा? 0 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या देखने को मिलेंगे? 23.5 डिग्री उत्तर में बात करें तो इसको हमने नाम दिया था कर्क रेखा, इसी को हमने बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर दक्षिण की मैं बात करूं 23.5 डिग्री दक्षिण, तो इसको हमने नाम दिया था मकर रेखा। कोणीय दूरी कितनी है इनकी? 23.5 डिग्री दक्षिण है ये, और ये 23.5 डिग्री उत्तर की। इसके बाद हमने बात करी थी 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण। आपने जवाब में मुझे ये बता दिया था कि हमने मकर रेखा और कर्क रेखा को 23.5 डिग्री पे ही क्यों माना। आपने सबने, कुछ लोगों ने, सबने तो नहीं दिए, कुछ लोगों ने जवाब दिए। जिन्होंने नहीं दिए वो आज दे दें, क्योंकि आप, मुझे पता है आपको सबको समझ में तो आ गई थी ये बात कि ऐसा 23.5 डिग्री पे क्यों हुआ था। अब आपको आज आपका कमेंट में देने का प्रश्न ये है, आपको उत्तर उसका देना है कि अंटार्कटिक और आर्कटिक व्रत को हमने 66.5 डिग्री पे क्यों माना। बिल्कुल आप देखेंगे कि जवाब बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा, वो करीब करीब वही जवाब आपको मिलेगा। मैंने आपको पेपर का जो जवाब है, जो क्वेश्चन का जवाब है, वो भी कुछ हद तक बता दिया है। अगर आप मेरी बात को वापस सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 90 डिग्री को, 90 डिग्री अगर उत्तर में तो इसको हमने कहा था उत्तरी, क्या कहा था? उत्तरी ध्रुव। और वहीं अगर ये दक्षिण में है तो इसको हमने माना था, ये क्या है? ये है दक्षिणी ध्रुव। इन सब के अंग्रेजी में भी नाम हमने लिखे थे, वो क्या थे? हमने उत्तरी ध्रुव को क्या बोला था? उत्तरी ध्रुव को हमने बोला था ये है नॉर्थ पोल। साउथ, दक्षिणी ध्रुव को हमने क्या बोला था? साउथ, या इसको सदर्न भी बोलते हैं, सदर्न पोल या साउथ पोल। 66.5 डिग्री को हमने, हिंदी में इसका नाम था, आपको याद है क्या नाम था इसका? आर्कटिक व्रत। इसका नाम था अंटार्कटिक व्रत, और अंग्रेजी में इसको अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसको इक्वेटर के नाम से हमने जाना था। ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश थे। इन अक्षांशों के अनुप्रयोगों में हमने जब पढ़ा तो हमने देखा जहां पे सूर्य की किरणें सीधी मिलेंगी और जहां पे तापमान बहुत अधिक मिलेगा, यहाँ पे सूर्य की किरणें आपको हमेशा कैसे मिलेंगी? सीधी देखने को मिलेंगी। हम आगे पढ़ेंगे भी जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे कि सूर्य, जो सूर्य है वो, उसकी किरणें हमेशा जो मैक्सिमम हो सकती हैं वो उत्तर में अगर जाएंगी तो कहां तक जा सकते हैं? सिर्फ 23.5 डिग्री उत्तर तक। और वहीं अगर उनको दक्षिण में जाना है तो दक्षिण में सीधी किरणें सिर्फ कहां तक जा सकती हैं? दक्षिण में सीधी किरणें सिर्फ 23.5 डिग्री दक्षिण तक जा सकती हैं। इसके बाद सूर्य की किरणें कैसी हो जाएंगी? टेढ़ी हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे किरणें सीधी देखने को मिल रही है, तापमान बहुत अधिक है, तापमान बहुत अधिक है, इसलिए मतलब उष्ण कटिबंध हमने कहा था। जहाँ पे तापमान थोड़ा कम है वहां पे हमने शीतोष्ण कटिबंध कहा था, और जहां पे तापमान बहुत कम है उसको हमने शीत कटिबंध कहा था। अगर ये उत्तर में तो उत्तरी शीतोष्ण, दक्षिण में तो दक्षिणी शीतोष्ण, उत्तरी शीत और दक्षिणी शीत। इसके बाद हमने इसके अंग्रेजी में भी नाम देखे थे, इंग्लिश में नाम आपको सबको याद है। हमने उष्ण कटिबंध का नाम क्या कहा था? हमने कहा था इसको ट्रॉपिकल रीजन। आपको याद आ रहा है हमने ट्रॉपिकल रीजन इसको क्यों कहा था? क्योंकि ये दो ट्रॉपिक्स के बीच में स्थित है। उसके बाद हमने बात करी थी जो 23.5 से 66.5 के बीच में मिलेगा, इसको हमने कहा था टेम्परेट रीजन। क्या कहा था? टेम्परेट रीजन। उसके बाद जो 66.5 से 90 डिग्री के बीच आपको देखने को मिलेगा उसको हमने बोला था कौन सा जोन? उसको हमने बोला था फ्रिजिड जोन। क्या बोला था? फ्रिजिड जोन। इसके बाद हमने बात करना शुरू करा था देशांतरों की। देशांतरों को हम किस नाम से भी जानते हैं? देशांतरों को मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं। मध्याह्न रेखा हमने इनको क्यों कहा था? मध्याह्न रेखा हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप कोई भी देशांतर देखोगे, मानो ये देशांतर और इसकी कोणीय दूरी है 15 डिग्री। 15 डिग्री जो देशांतर है, अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो यहाँ पे भी कितने बज रहे होंगे? 12 ही बज रहे होंगे, कितने? दोपहर के। इसलिए इनको कौन सी रेखाएं भी कहा जाता है? इनको मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे 0 डिग्री हमने कैसे चूज किया। ग्रीनविच रेखा कहा जाता है 0 डिग्री को, या उसी को हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। प्राइम मेरिडियन से कोई चीज पूर्व में है, कोई स्थान या पश्चिम में है, उसका अगर हमको पता लगाना है
तो कैसे पता लगाएंगे हम लोग, वो देशांतरों के माध्यम से हम लोग पता लगा लेंगे। हमने देखा था जो रेखा ग्रीनविच वेधशाला, ग्रीनविच वेधशाला में कौन सी हमने बात करी थी, हमने आपको याद हो तो बात करी थी रॉयल ऑब्जर्वेटरी की। किसकी बात करी थी, रॉयल ऑब्जर्वेटरी की, जो एक प्रयोगशाला भी है या वेधशाला भी है, उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाले देशांतर को हमने क्या माना था, 0 डिग्री माना था। इसी को हमने प्रधान मध्याह्न रेखा, और इसकी कोणीय दूरी कितनी थी, इसकी कोणीय दूरी थी 0 डिग्री। 1884 की वो मीटिंग याद होगी आपको, ब्रिटेन वाली। देशांतर के प्राइम मेरिडियन में हम देखेंगे कहां तक हम जा सकते हैं, 180 डिग्री तक जा सकते हैं। उसके पूर्व में 180 डिग्री जा सकते हैं और पश्चिम में 180 डिग्री जा सकते हैं। क्या 180 डिग्री का भी कोई नाम था, हाँ 180 डिग्री का भी नाम था। क्या नाम था उसका, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा था। जो आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, कौन कौन से, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। यहां तक हमारी बातें हो चुकी थी। हमने देशांतर और समय के बारे में पढ़ लिया था। पृथ्वी कितने डिग्री में कितना डिग्री है पृथ्वी का, हम देखेंगे 360 डिग्री है। अगर पृथ्वी 360 डिग्री की है और 1 घंटा, हमने देखा था पृथ्वी को कवर करने के लिए कितना समय लगता है, 1 घंटे में पृथ्वी कितना कवर करती है, 15 डिग्री। तो पूरे 360 को कवर करने के लिए 1-1 घंटा हम लोगों ने डिवाइड करा, और हमने देखा पृथ्वी को कितने टाइम जोन में विभाजित कर दिया, हमने 24 टाइम जोन में विभाजित कर दिया। यहाँ पे कहीं आपको भारत दिख रहा होगा, और भारत का हमने समय भी देखा था। भारत का समय था जो भारतीय मानक समय, वो देखा था हमने GMT प्लस 530। वो कैलकुलेशन भी अब आपको अच्छे से आ गई होगी। वो कैलकुलेशन क्या थी, वो कैलकुलेशन थी 360 डिग्री कवर करने के लिए कितना समय लग रहा था, 24 घंटे हमको लग रहे थे। हमने देखा था, इसको ये लिखा जा सकता है 24 घंटे में पृथ्वी कितना कवर कर रही है, 360 डिग्री। हमने देखा था 1 घंटे में कितना कवर करेगी, 360 बटा 24, जिसको मैंने नाम दिया 15 डिग्री। उसके बाद हमने कहा था इसी को 60 मिनट 60 मिनट्स इसमें 15 डिग्री करेगी। वहीं पे हमने बात करी थी, इसको ये भी कहा जा सकता है 15 डिग्री कवर करने के लिए कितना समय लगा, 60 मिनट का समय लगा। और यहाँ पे मैंने बात करी थी कि 1 डिग्री करने के लिए कितना समय लगेगा, 60 मिनट, 60 बटा 15 मिनट, और वो आपका जवाब आएगा कितना, वो आएगा 4 मिनट। मतलब पृथ्वी को 1 डिग्री आगे चलना है तो उसमें कितना समय लगेगा, 4 मिनट। और 1 घंटे में पृथ्वी कितना चलेगी, 15 डिग्री। हमने देखा था कि हर देश को क्या बोला गया, हर देश को बताया गया कि अपनी अपनी एक मानक रेखा डिसाइड कर लो। भारत ने जो मानक रेखा डिसाइड करी वो कितनी थी, वो थी 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्व थी पश्चिम। हमने देखा था क्योंकि भारत ग्रीनविच या मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित है, इसलिए भारत ने डिसाइड करी वो कौन सी रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्व। चूंकि ये पूरब में स्थित है, पृथ्वी अपने जब घूर्णन करती है अपने अक्ष पे तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो निशान आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा प्लस का, योग का निशान आएगा। इसीलिए हमने देखा था IST भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे आपको देखने को मिलेगा, 5.5 मिलेगा। ये कैलकुलेशन भी हमने अच्छे से कर ली थी। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, साथ ही साथ भारत की जो मानक रेखा है जिसको आप 82.5 डिग्री कह रहे हो, वो भारत के कौन कौन से राज्यों से होके गुजरती है। मैं लिख देता हूं, आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या क्या बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। आपको बताना है भारत का कौन सा विस्तार बताना है, एक तो आपको बताना है अक्षांशीय विस्तार, दूसरा आप बताओगे देशांतरीय विस्तार, साथ ही साथ आप ये बताएंगे 82.5 डिग्री जो भारतीय मानक रेखा है, समय मानक रेखा है, वो कौन कौन से राज्यों से होके गुजरती है। एक और सवाल भी आपको दे दिया जाता है यहीं पे, भारत से इनमें से कौन सी रेखा गुजरती है, आपको बताना है क्या वो कर्क रेखा है, या वो भूमध्य रेखा है, या वो मकर रेखा है। कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, या मकर रेखा है। अगर कर्क रेखा गुजरती है तो वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, अगर भूमध्य रेखा गुजरती है तो वो कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, और मकर रेखा है तो कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपका क्या है, बचपन में हम लिखते थे HW, होमवर्क। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं जिसको हमने नाम दिया था 180 डिग्री को। 180 डिग्री को हमने क्या नाम दिया था, 180 डिग्री को हमने नाम दिया था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या नाम दिया था, 180 डिग्री को हमने नाम दिया था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा।
पहली चीज जो गौर करने की है, ये सामने आपके इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, यहाँ टेढ़ी मेढ़ी आपको देखने को मिलेगी। हमने ये भी देखा था कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसके काम में आएगी, तिथि निर्धारण करने के काम में आएगी। अब आप सोचिए ये सीधी होती तो क्या होता, क्या सोचना है, ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी है तो ये यहां से होके गुजरेगी और ये यहां से होके गुजरेगी। अगर सीधी है तो, सीधी है तो ये जब यहां से होके गुजरती है तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन पार्ट देखने को मिल रहा है। ये जो ग्रीन पार्ट है, अभी आप समझिए ये किसी देश का हिस्सा है। अब उस देश के हिस्से में से अगर ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती तो इसके दूसरी तरफ कुछ और तिथि होती और इस तरफ कुछ और तिथि होती। यहाँ पे सोचिए x है, यहाँ पे y है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि वो स्थान जो दिल्ली से पूर्व की ओर है वहां पे कुछ और तिथि है, और वो स्थान जो दिल्ली के पश्चिम में है वहां पे कुछ और तिथि है। क्या ये चीज सही होती किसी देश के लिए? एक ही देश में आप दो दो तिथियों पे चल रहे हैं तो क्या होता, आप 20 तारीख को चलते और 20 तारीख को चलने के बाद किसी स्थान से आप 20 तारीख को चले और 20 तारीख से चलने के बाद आपको दूसरे स्थान में पहुंचने में लगा 24 घंटे। आप 20 तारीख को चले, 24 घंटे आपने ट्रेन में गुजारे, आप जब दूसरे स्टेशन पे उतरे तब भी कौन सी तारीख हो रही थी, 20 तारीख हो रही थी। तो इससे बहुत सारी परेशानी आ सकती थी। इसीलिए कुछ ऐसे द्वीप थे, कुछ देश के ऐसे हिस्से थे जहां से गुजर रही थी एकदम सीधी अगर होती, इसलिए इनको कैसा गया तिरछा, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, जो ऑफिशियल जो वर्क होते हैं उनको आसानी से किया जा सके, इसीलिए कैसी है, तिरछी है। आपको मुझे ये बताना है कि कौन कौन से द्वीप या कौन कौन से देश के वो हिस्से यहाँ पे मिलते हैं जिनकी वजह से इनको तिरछा करना पड़ा। नेक्स्ट क्लास में हालांकि मैं आपको बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च आपको करना चाहिए। और जब आप अब नक्शे को देखोगे, नक्शे में आपको दिख जाएगी इंटरनेशनल डेट लाइन, और उससे आपको ना केवल इंटरनेशनल डेट लाइन मिलेगी बल्कि बहुत सारी जल संधियां आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे देश के कुछ हिस्से आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे जो आपको पता होने चाहिए। यूपीएससी यहाँ से सवाल कभी कभी पूछ लेती है, तो जब आप देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा। अब आप देखिए समय और तिथि को कैसे जोड़ा जाए। अगर 12:01 हो गया है रात का कितना समय बच चुका है, रात का समय हो चुका है 0001। इसका मतलब अब नया दिन शुरू हो चुका है, नया दिन शुरू हो चुका है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आज तारीख है आपका सब, जिस दिन हमारा बैच शुरू होने वाला है वो तारीख है 11 मार्च। 11 मार्च आज से शुरू हो चुकी है। इसका मतलब मैं इससे अगर बिल्कुल पहले जाऊंगा 23:59, यहाँ पे कौन सी तारीख थी, यहाँ पे तारीख है 10 मार्च की है। इसका मतलब जैसे ही 24 घंटे होते हैं, जैसे ही 24 घंटे होते हैं, रात के 12 जैसे ही बजते हैं, क्या बदल जाती है, तारीख बदल जाती है। मतलब किसी ना किसी यहाँ पे किसका बड़ा योगदान है, समय का। समय में अगर 24 घंटे हुए तो क्या बदल जाएगी, तारीख बदल जाएगी। इतना समझ में आया, 24 घंटे हमको इस याद रखना है, 24 घंटे। ठीक है, अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां पर स्थित है, 180 डिग्री पर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे क्या बदल जाएगी, तिथि बदल जाएगी। इस डायग्राम को फिर से आपको ध्यान से देखना है, इस डायग्राम को आपको कैसे देखना है, ध्यान से देखना है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर आप इस तरफ हैं और इस तरफ से इस तरफ जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय रेखा के आप ये समझिए, आप ये है पश्चिमी गोलार्ध, यह है पश्चिमी गोलार्ध और यह है पूर्वी गोलार्ध। अंतरराष्ट्रीय रेखा के आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको एक दिन आपके जीवन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वहीं आप पूर्व जो है पूर्वी गोलार्ध है उससे पश्चिमी गोलार्ध आएंगे तो एक दिन आपका बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, यहाँ पे 21 तारीख है और यहाँ पे अभी 20 तारीख है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सूर्य जब सामने आया था, सूर्य के सामने जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आई तो सूर्य से पृथ्वी गति कैसे कर रही है, पृथ्वी चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। पृथ्वी कैसे चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी कुछ इस प्रकार घूम रही होगी। पृथ्वी जब इस प्रकार घूम रही होगी तो यहाँ पे कहीं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा रही होगी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और यहाँ पे है सूर्य। जब सूर्य के एकदम सामने आई तब यहाँ पे दिन हो रहा होगा, लेकिन सूर्य के एकदम जब अपोजिट आ गई, 180 डिग्री सूर्य से उल्टा आ गई,
तब यहाँ पे क्या हो चुकी होगी, रात हो चुकी होगी। पृथ्वी अब दूसरी तरफ आ चुकी है। पृथ्वी का जो देशांतर 180 डिग्री वो सूर्य से दूसरी तरफ आ चुका है। यहाँ पे अब क्या हो चुकी है, रात हो चुकी है। रात के कितने बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं। लेकिन इस समय यहाँ पे जो 0 डिग्री है, यहाँ पे सूर्य दिख रहा है, यहाँ पे सूर्य चमक रहा है और यहाँ पे 12 बज रहे होंगे। और यहाँ एकदम इसके अपोजिट यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से अगर इस तरफ आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा धीमे धीमे दिन का 1 बजेगा, दिन का 2, दिन का 3, दिन का 4 और होते होते रात के यहाँ पे 12 बज जाएंगे। और रात के 12 बजते ही यहाँ पे क्या होगी, तिथि बदल जाएगी। इसका मतलब अगर इसके इस तरफ हम देखें, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के इस तरफ आप देखोगे तो पुरानी तिथि आपको देखने को मिलेगी, और अंतरराष्ट्रीय रेखा के इस तरफ आप देखोगे तो कौन सी नई तिथि आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब इस तरफ अभी 10 मार्च है और इस तरफ क्या हो चुकी, 11 मार्च हो चुकी है। तो आशा करता हूं यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि तिथि का निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे पूर्वी गोलार्ध और कैसे पश्चिमी गोलार्ध से हम लोग तिथि का निर्धारण करते हैं, कैसे सूर्य के सामने, जब सूर्य के सामने के एकदम अपोजिट जब 180 डिग्री होगा तो वहां पे कैसे तिथि का निर्धारण होगा। पूरी दुनिया को हमने कितने टाइम जोन में विभाजित किया, पूरी दुनिया को हमने 24 टाइम जोन में विभाजित किया हुआ है। और वह स्थान जहां से दिन की शुरुआत होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। और ये कहां पे स्थित है, ये प्रशांत महासागर के मध्य से होते हुए कहां कहां जाएगी, उत्तरी ध्रुव से कहां पे जाएगी, दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो कहां खींची गई है, जो 180 डिग्री पे खींची गई है। हमने क्या बताया, यहां से क्या शुरू होगा, दिन शुरू होगा। मतलब यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं लेकिन यहाँ पे रात के 12 बज रहे होंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि पे। और अंतरराष्ट्रीय तिथि के आगे की तरफ जाएंगे तो नई तिथि आ जाएगी और इससे पीछे की तरफ जाएंगे तो पुरानी तिथि आ जाएगी। मतलब यहाँ पे 11 तारीख और यहाँ पे अभी 10 तारीख है। आप लोग 11 से कहाँ चले गए, 10 में चले गए, और 10 से कहाँ पे आ गए, 11 में आ गए। इस प्रकार दिन का क्या हो सकता है, दिन का एक लाभ हो सकता है और एक दिन की आपको हानि हो सकती है। कंसेप्ट बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी इमेजिनरी अपनी पावर को डेवलप करना है यहाँ पे बस। चलते हैं आगे की ओर। अब नया नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कभी कभी न्यूज में भी रहता है, अभी 2021 में 2023 में न्यूज में भी है। क्यों न्यूज में है, यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां की सीनेट ने, जैसे हमारे यहाँ पे संसद होती है वहां पे सीनेट होती है, वहां पे एक बिल पारित हुआ है, डे लाइट सेविंग के नाम से एक बिल वहां पे पास हुआ है। और वो चाहते हैं कि अब इसको बंद कर दिया जाए। पहले समझना पड़ेगा कि है क्या, क्योंकि करंट अफेयर्स में इसलिए हो सकता है यूपीएससी आपसे सवाल पूछ ले। आप देखेंगे जो जो बड़े देश हैं, मानिए ये एक देश है और इसका जो देशांतरीय विस्तार है ये 0 डिग्री से शुरू होता है, इमेजिनरी हम मानते हैं, और ये 60 डिग्री तक जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 15 डिग्री देशांतर भी आपको मिलेगा, यहाँ पे 30 डिग्री देशांतर भी आपको देखने को मिलेगा, और यहीं पे आपको 45 डिग्री देशांतर भी आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर सुबह के 9 यहाँ पे बजे हैं, तो कितने बजे हैं, सुबह के 9 अगर यहाँ पे बजे हैं तो यहाँ पे क्या बज रहे होंगे, सुबह के 10, यहाँ पे सुबह के 11 बज रहे होंगे, और वहीं यहाँ पे सुबह के 12 बज चुके होंगे। 12 जब बजते हैं तो उसको नून लिखा जाता है, नून मतलब दोपहर के 12, और यहाँ पे उस समय टाइम हो चुका होगा 13 PM या 0100, यही समय हो रहा होगा बिल्कुल। अब आप सोचिए अगर इस पूरे देश में ऑफिस का समय क्या रखा जाए, 9 बजे रखा जाए। ऑफिस का समय क्या रखा गया है, 9 बजे। और इस देश ने अपनी मानक रेखा जो है वो 0 डिग्री मान रखी है। क्या मान रखी है, 0 डिग्री। पृथ्वी के अनुसार यहाँ पे समय कितना हो जाना चाहिए, अब 1 बज जाने चाहिए, क्योंकि इस देश ने अपनी मानक रेखा क्या मान रखी है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी मानक समय ही मानेंगे लोग, जो यहाँ पे समय वही समय यहाँ पे मानेंगे। इस रेखा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि मानक रेखा कहाँ मानी है इन्होंने, 0 डिग्री मानी है। इसका मतलब इस समय यहाँ पे भी कितने बजे हो रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे। अब आप सोचिए यहाँ पे 9 पृथ्वी के अनुसार कितनी देर पहले बज चुके हैं, कितना घंटे आगे हम पहुंच चुके हैं, 4 घंटे। 4 घंटे यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे ऑफिस कितने बजे खुल रहे हैं, यहाँ इसके अनुसार 1 बजे ऑफिस खुल रहा है और ऑफिस का टाइम 9 बजे से शुरू हो रहा है।
कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। मानक समय रेखा कौन सी मानी है इस देश ने? 0 डिग्री मानी है। 0 डिग्री चूंकि मानक रेखा मानी है, किसी देश की मानक रेखा का मतलब ये है कि वो पूरा देश अब किसको मानेगा? जो समय यहां पे हो रहा होगा, इस मानक रेखा पे जो समय हो रहा होगा। और इस मानक रेखा पे हमको पता है कितना समय हो रहा है, 9 बज रहे हैं। इसीलिए यहां के लोगों के लिए भी, हालांकि बज कितने गए? बज 1 गए हैं, लेकिन उनकी घड़ी में अभी भी क्या समय हो रहा होगा? 9 बज रहे होंगे। ऑफिस का समय हम लोग मान के चलते हैं, ऑफिस का समय इनका 9 बजे से लेके 6 बजे तक का ऑफिस का समय है। ऑफिस का समय कितना है? 9 से 6। यहां पे जब 9 बज रहे थे, पृथ्वी के अनुसार जब यहां पे 9 बज रहे थे, तो यहां पे कितने बज रहे थे? 1 बज रहा था। अब सोचिए यहां पे जब 6 बजेंगे, यहां पे क्या बजेंगे? जब 6 बजेगा तो यहां पे कितना बज चुका होगा? हम यहां से कितना घंटे आगे चल रहे हैं? करीब 4 घंटे आगे चल रहे हैं। तो यहां पे अगर 6 बज रहे होंगे तो पृथ्वी के अनुसार यहां पे कितना बज चुका है? रात का 10 बज चुका है। और घड़ी के अनुसार यहाँ पे कितना समय हो रहा होगा? इनके घड़ी के अनुसार इनके अब भी कितना समय हो रहा है? कितने बजे हुए? 6 बजे हुए हैं। चूंकि 10 बज चुके हैं पृथ्वी के अनुसार, मतलब क्या हो चुका होगा? अंधेरा हो चुका है। और अंधेरा हम अमूमन मानते हैं कि करीब 6 बजे से अंधेरा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब 6 से 10 बजे तक पृथ्वी के अनुसार जो 6 बज रहे थे और पृथ्वी के अनुसार जब 10 बजे, तो इस 4 घंटे में इनको क्या जलानी पड़ी? लाइट जलानी पड़ी। यहां पे इनको लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहां पे अगर लाइट नहीं जलानी थी तो किस समय काम शुरू हो जाना था? जब यहां पे 9 बजे, ना कि यहां पे 9 बजे। यहां पे जब 9 बजे थे तब अगर ऑफिस का काम शुरू होता तो ये लोग भी 6 बजे तक बिना लाइट के क्या कर सकते थे? काम कर सकते थे। इसी इसी कल्पना को ध्यान में रखते हुए, इसी सिद्धांत को याद में रखते हुए क्या शुरू किया गया? डे लाइट सेविंग का कंसेप्ट शुरू किया गया। डे लाइट सेविंग का कंसेप्ट क्या कहता है? इसकी अगर मैं परिभाषा अगर आपको देनी हो तो डीएसटी, डे लाइट सेविंग, गर्मियों के महीने के दौरान मानक समय स्टैंडर्ड टाइम से घड़ियों को 1 घंटे आगे करने की प्रक्रिया है, ताकि दिन की अवधि का प्रयोग बेहतर रूप से किया जा सके। साथ ही डीएसटी का प्रयोग यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में बसंत से शरद ऋतु के मध्य होता है। अब ये ऋतुएं क्या होती है हम लोग आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन कहां कहां पे प्रयोग हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में, जहां पे दिन की कम अवधि के दौरान किया जाता है, जिससे यहाँ पर शाम को 1 घंटा अतिरिक्त मिल जाता है। और उस 1 घंटा अतिरिक्त में क्या होगा? ये काम कर सकते हैं बिना लाइट के। समझ में आ गई? भारत में या वो देश जो भूमध्य रेखा के बहुत करीब हैं, वो जनरली डीएसटी को फॉलो नहीं करते। हम लोग कभी ऐसा नहीं होता कि गर्मियों में अपनी घड़ी को आगे पीछे कर रहे हैं और सर्दी में अपनी घड़ी को आगे पीछे कर रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भारत भूमध्य रेखा के बहुत नजदीक आपको देखने को मिलेगा। भूमध्य रेखा से आपको 6 डिग्री ऊपर भारत देखने को मिल जाता है। वहां पे सूर्य की किरणें सीधी आपको मिलती हैं और करीब करीब साल भर उसी आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी घड़ी का समय निर्धारण कर सकते हैं। अगर भारत भी यूरोप की जगह होता तो हमको भी डे लाइट सेविंग कंसेप्ट यूज में करना पड़ता। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अभी आप सिर्फ इतना सा समझने की कोशिश कीजिए कि डे लाइट सेविंग टाइम ये है कि अगर आपकी जगह पे सूर्य 2 घंटे पहले उग रहा है तो आप 2 घंटे पहले काम करना शुरू कीजिए। मेरे स्थान पर सूर्य 2 घंटे बाद उग रहा है तो मैं 2 घंटे बाद करना कार्य शुरू करूंगा। आपके अगर पहले सूर्य उग रहा है तो सूर्य अस्त भी आपके यहाँ पे पहले होगा, तो आप मुझसे 2 घंटे पहले काम को खत्म करके घर चले जाइए। और मेरे यहाँ पे 2 घंटे बाद सूर्य अस्त हो रहा है तो मैं 2 घंटे बाद यहाँ से जाऊंगा। ऑफिस का समय 9 घंटे ही रहेगा। आपकी घड़ी में जब 9 से 6 बज रहे होंगे तो मेरी घड़ी में टाइम अलग हो रहा होगा। वो मेरा टाइम जो है वो पृथ्वी के अनुसार, पृथ्वी के घूर्णन के अनुसार निर्धारण मेरे को करना पड़ेगा। और वो निर्धारण मेरे को ऋतु के अनुसार चेंज करते रहना पड़ेगा, तभी मैं और आपके बराबर रहूंगा। चीजें बहुत छोटी सी हैं, बहुत आसान है। आशा करता हूं यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि ये डे लाइट सेविंग कंसेप्ट क्या है। इसके बाद आज से करीब 150 वर्ष पूर्व, आज से करीब 150 वर्ष पूर्व भारत में किसका शासन था? आज से करीब 150 वर्ष पूर्व भारत में ब्रिटेन के लोगों का शासन था, जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, ब्रिटिशर्स कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने भारत में भी 2 मानक समय निर्धारण कर रखे था। पहला जो भारत मानक समय है जो 82.5 डिग्री है, इसी प्रकार एक और भारत मानक समय उन्होंने निर्धारण किया जिसका नाम था चाय बागान समय। चाय के बागान कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? असम में मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश की तरफ आपको देखने को मिलते हैं चाय के बागान। वहां के लोगों के लिए
एक अलग से टाइम निर्धारण किया गया। जैसे डे लाइट सेविंग का कंसेप्ट है, उसी प्रकार का एक कंसेप्ट था। ये किस प्रकार था मैं आपको समझाता हूं। आप समझिए, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। ये भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार। यहां पे कहीं क्या है? 82.5 डिग्री। यहां पे क्या है? 82.5 डिग्री। गुजरात से लेके यहां तक अगर मैं देखूं तो वो जीएमटी से कितना आगे है? वो जीएमटी से 5 घंटे आगे है। यहां पे जैसे ही पहुंचता हूं कितना आगे हो जाता हूं? मैं 5.5 हो जाता हूं। और यहां से यहां मैं देखूंगा तो यहां से यहां करीब करीब मैं कितना आगे हूं? 6 घंटे आगे हूं। क्यों हूं ऐसा? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य का अगर देशांतरीय विस्तार आप देखेंगे, उन दोनों के बीच का अंतर जो है वो करीब करीब कितना मिलेगा आपको? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 15-15 डिग्री के दो हिस्से, 15 डिग्री के दो हिस्से मतलब एक एक घंटा। इसका मतलब ये समझो, यहाँ पे दिन सुबह के 9 बजे हुए हैं। यहाँ पे सुबह के 9 बजे हुए। क्योंकि ये पूरब में है, यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? यहाँ पे बज चुके होंगे अब, यहाँ पे 9 बज रहे, यहाँ पे 10 बज चुका होगा, और यहाँ पे कितने बज चुके होंगे? 11 बज चुके होंगे। ठीक है, 9 से 11, 2 घंटे का समय अंतर आ चुका है। वही वाला कंसेप्ट लगाते हैं अभी, डे सेविंग वाला। ऑफिस का समय 9 बजे है, यहाँ पे भी घड़ी अगर 9 बजे का आपने शुरू करी तो 9 घड़ी के अनुसार हो रहा है, लेकिन पृथ्वी के अनुसार कितना समय हो चुका है? 11 हो चुका है। यहाँ पे जब 6 बज रहे होंगे तब यहाँ के रात के 8 बज चुके होंगे। 2 घंटा क्या करना पड़ेगा? लाइट में काम करना पड़ेगा। ऊर्जा सीमित है, ऊर्जा खर्च नहीं करनी है, ऊर्जा बचा के रखनी है। 2 घंटे पहले काम शुरू करो। जब पृथ्वी के अनुसार 9 बज रहे हैं उस समय ऑफिस खोलो, और जब पृथ्वी के अनुसार 6 बज रहे हैं तब ऑफिस बंद कर दो। इसीलिए पृथ्वी के अनुसार जब 9 बज रहे हैं वो वाली मानक रेखा हमने डिसाइड करी, हमने ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करी हमारे लिए, और उसी समय को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आज हम लोग ये फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भारत में सिर्फ कितनी देर का अंतर आपको देखने को मिला? 2 घंटे का। 2 घंटे के लिए हम घड़ी एडजस्ट नहीं करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। जब देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय मांग भी है, और उसके बाद कई बार मांग भी आ चुकी है कि अरुणाचल प्रदेश, या मैं कहूं उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक अलग समय निर्धारण। लेकिन चूंकि वहां पे बहुत साल पहले से या आजादी के समय से ही कुछ अलगाववादी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। एक तो ये कारण है, अगर वहां का समय हमने अलग से निर्धारित कर दिया, वहां का समय जो मेनलैंड का इंडिया है, जो भारत है, उससे अगर उसका समय अलग हो गया तो क्या होगा? तो ये होगा कि वहां पे अलगाववादी जो गतिविधियां हैं वो और बढ़ने की गुंजाइश वहां पे रहेगी, उनको थोड़ा बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा कारण ये कि अगर इनका टाइम जोन अलग हमने कर दिया, यहाँ पे टाइम अलग हो गया, तो क्या होगा? जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो दिल्ली में बैठ के जो कार्य होता है, चूंकि देश की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में जो कार्य होता है वो कार्य जब असम और अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेगा तो समय का अंतर वहां पे आपको देखने को मिलेगा। जब कोई ट्रेन दिल्ली से जाएगी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, असम में जाएगी, मेघालय में जाएगी, मणिपुर में जाएगी, तो उसको भी क्या है? बार बार समय चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब समस्या ना है, इसलिए भारत में अभी क्या डिसाइड कर रखा है? 82.5 डिग्री को हमने भारतीय मानक समय रेखा निर्धारण कर रखा है। आपको एक मैं प्रश्न देता हूं मुख्य परीक्षा का। वो प्रश्न ये है, क्या भारत को फिर से चाय बागान समय जो जोन है वो लेके आना चाहिए या नहीं? क्या भारत को फिर से चाय बागान समय पे विचार करना चाहिए, या अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों को एक अलग समय देना चाहिए या नहीं? इसका उत्तर आप मेरे को लिखिए। अभी मैं कोई आपको समय सीमा भी नहीं दे रहा हूं, और साथ ही कोई शब्द सीमा भी नहीं दे रहा हूं। जितना आपका मन करे, आपको लगता है 200 शब्दों में लिख सकता हूं तो आप 200 में लिखिए, आपको लगता है 400 में लिख सकता हूं तो 400 में लिखिए, लेकिन लिखना शुरू कीजिए। तो ये कंसेप्ट था किसका? ये कंसेप्ट था चाय बागान समय का। पृथ्वी, हमको पता चल चुका है अक्षांशों के बारे में, हमको पता चल चुका है देशांतरों के बारे में। पृथ्वी बहुत सारी गतियां करती है, बहुत सारी मतलब 2 प्रकार की पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी करेगी एक तो जिस गति का नाम है परिभ्रमण, क्या नाम है? परिभ्रमण। और दूसरी गति जो पृथ्वी करेगी उसका नाम है परिक्रमण। क्या नाम है? परिभ्रमण और परिक्रमण। देखो, नाम से अगर नाम पकड़ के चलोगे तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। परिक्रमण को पहले समझने की कोशिश करते हैं। परिक्रमण जो शब्द है परिक्रमा से लिया गया है।
परिक्रमा किसी की लगाते हैं हम लोग, परिक्रमा किसी की लगाते हैं। जब पृथ्वी परिक्रमण कर रही है तो पृथ्वी किसी की परिक्रमा लगा रही होगी, उसके चारों तरफ घूम रही होगी। किसके चारों तरफ घूमती है पृथ्वी? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, पृथ्वी की इस गति को हम किस नाम से जानते हैं? परिक्रमण के नाम से जानते हैं। वहीं पे परिभ्रमण, परिभ्रमण पृथ्वी अपने अक्ष पे करेगी, पृथ्वी अपनी धुरी पे करेगी, अपने एक्सिस पे करेगी, और दिशा कौन सी है? पश्चिम से पूर्व की ओर करेगी। इस प्रकार की गति को हम किस नाम से जाएंगे? परिभ्रमण के नाम से जानते हैं। दो प्रकार की गति है, कौन कौन सी गति है? आपको नाम पता चल ही चुका है। अगर मैं यहां पे लिखूं पृथ्वी की गति, ठीक है, या इसी को मैं कह सकता हूं अंग्रेजी में मैं लिखूं तो मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ। कितने प्रकार से करेगी? दो प्रकार से करेगी। पहला कौन सा है? परिक्रमण। दूसरा कौन सा है? परिभ्रमण। क्या है? परिभ्रमण। परिक्रमण को अंग्रेजी में आप क्या कहोगे? इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रिवॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? रिवॉल्यूशन। परिभ्रमण को आप क्या कहोगे? रोटेशन। क्या कहोगे? रोटेशन। देखिए, हो सकता है आप कभी कभी ये सोचें कि सर दोनों भाषा में क्यों लिखते हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं। जब पेपर सामने आता है तो कई बार हमको वो हिंदी के शब्द याद नहीं आते हैं, इंग्लिश के शब्द आसानी से याद आ जाते हैं। और मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा में लिखा भी जाता है कि अगर पेपर में कोई गलती पाई जाती है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो कौन सी चीज सही मानी जाएगी? हमेशा जो अंग्रेजी में लिखी हुई है, जो इंग्लिश में लिखी हुई है। इसलिए जो टेक्निकल टर्म्स है मैं कोशिश करता हूं मैं हिंदी में भी लिखूं और मैं इंग्लिश में भी लिखूं, ताकि आपको दोनों याद रहें। तो परिक्रमण को आप कहोगे रिवॉल्यूशन और परिभ्रमण को आप कहोगे रोटेशन। अब पृथ्वी परिक्रमण कर रही है, पृथ्वी रोटेट कर रही है। रोटेट किस पे करेगी? अपनी धुरी पे करेगी, अपने अक्ष पे करेगी। किस पे करेगी? अक्ष पे। ये अक्ष क्या होता है? ये वो लाइन है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। साथ ही साथ कहां से गुजरती है? पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। उसको आप क्या कहोगे? धुरी कहोगे। आप ग्लोब भी देखोगे तो ग्लोब में भी आपको क्या मिलेगी? धुरी देखने को मिलेगी। तो पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी। पृथ्वी कैसे घूमेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर। हमको पता है इसको ही हम कौन सी चीज भी कहते हैं? इसी को हम पृथ्वी का घूर्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन। या इसी को मैं क्या कहूंगा? इसी को मैं कहूंगा परिभ्रमण। क्या कहूंगा? परिभ्रमण। या इसी को मैं क्या कहूंगा? रोटेशन। क्या कहूंगा? रोटेशन। इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि मैं पृथ्वी हूं और मैं अगर अपनी अक्ष पे, अपनी धुरी पे यूं घूम जाऊं, ये मैं क्या कर रहा हूं? मैंने परिभ्रमण किया है। और ये सूर्य है और मैं इसके चारों तरफ अगर यूं चक्कर लगाऊं, या ये पृथ्वी और मैं सूर्य हूं और ये मेरे चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा के आए, तो ये क्या कर रहा है? मेरी परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा अर्थात परिक्रमण ये मेरा कर रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे आपका बीच में क्या मिलेगा? आपको सूर्य देखने को मिलेगा। सूर्य के आसपास आपको बहुत सारे ग्रह मिलेंगे। उस ग्रह में एक ग्रह आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्या? पृथ्वी, जिसका नाम है। पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो इसको आप क्या नाम से जानते हो? परिक्रमण के नाम से जानते हो। या इसी को मैं क्या कहूंगा? पृथ्वी क्या कर रही है? रिवॉल्व हो रही है। पृथ्वी रिवॉल्यूशन कर रही है। और रिवॉल्व किसके चारों तरफ हो रही है? सूर्य के चारों तरफ हो रही है। पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी की कक्षा होगी, निर्धारित कक्षा होगी, निर्धारित रास्ता होगा जिसपे पृथ्वी घूमेगी, उसको आप क्या कहोगे? उस निर्धारित पथ को किस नाम से जानते हैं हम लोग? कक्षा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हो? कक्षा के नाम से। तो जो पृथ्वी की कक्षा है वो किस आकार की है? वो है दीर्घ वृत्ताकार, या अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इलेप्टिकल। क्या कहा जाता है? इलेप्टिकल या दीर्घ वृत्ताकार। मतलब वृत्ताकार नहीं है, कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार। इसका मतलब अगर ये सूर्य है, ये क्या है? आपका सूर्य है, तो पृथ्वी इस प्रकार नहीं घूमेगी। अगर इस प्रकार घूमती
तो पृथ्वी की कक्षा क्या होती, ये पृथ्वी की कक्षा होती, और पृथ्वी की कक्षा का आप शेप उस समय कहते हैं ये है वृत्ताकार। कैसी है, वृत्ताकार। लेकिन क्या पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार है, नहीं सर, पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार नहीं है। तो किस प्रकार की है पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी की कक्षा है ये आपका सूर्य, और यहां पे आप देखोगे पृथ्वी की कक्षा है कुछ इस प्रकार की, इस प्रकार की आकृति को आप किस नाम से जानते हो, दीर्घ वृत्ताकार। इसी को बोला जाता है इलेप्टिकल। क्या बोला जाता है, इलेप्टिकल। आपको याद आ रहा है क्या, आकाशगंगा की आकृतियां, 3 प्रकार की आकाशगंगा की आकृति पड़ी थी, सर्पिल आकार की, सर्पिल आकार के बाद कौन सी पड़ी थी, अंडाकार पड़ी थी, अंडाकार को ही हम क्या बोलते हैं, इलेप्टिकल, ऐसी कोई बोला जाता है दीर्घ वृत्ताकार। साथ ही साथ एक और पड़ी थी अनियमित। ठीक है तो ये हमने बात करी। अब जब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी की पोजीशन या पृथ्वी की स्थिति या तो यहां हो सकती है, पृथ्वी एक समय यहां हो सकती है, और पृथ्वी एक समय यहां भी हो सकती है। हो सकती है, हाँ या ना, हो सकती है। तो हमने देखा एक समय ऐसा होगा जब सूर्य से पृथ्वी करीब है, और एक समय ऐसा है जब सूर्य से पृथ्वी दूर है। जब सूर्य से पृथ्वी करीब है, जब सूर्य से पृथ्वी करीब है या उसके नजदीक है, ऐसी स्थिति को आप किस नाम से जानते हो, उपसौर के नाम से जानते हो। और जब सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर है तो ऐसी स्थिति को आप अपसौर के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो, अपसौर के नाम से जानते हो। इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है पेरीहीलियन। क्या बोला जाता है, पेरीहीलियन। और अपसौर को बोला जाता है एपीहीलियन, एपीहीलियन। देखो पृथ्वी पास है, पृथ्वी क्या है, पास है, किसके पास, सूर्य के पास। पी से पेरीहीलियन, पी से पास, उप का मतलब करीब, पास में। उपसौर, उपसौर वो स्थिति जब पृथ्वी किसके नजदीक है, सूर्य के नजदीक। और जब पृथ्वी दूर है, ये है पेरीहीलियन, ये है एपीहीलियन, ये है उपसौर, ये है अपसौर। इसकी तिथि भी निर्धारित है, एकदम तिथि निर्धारित नहीं है, वैसे हम लोग इसको कहते हैं जब पृथ्वी पास है, ये स्थिति आपको मिलती है जनवरी के महीने में, जनवरी में मिलेगी, और करीब 3 से 5 जनवरी के मध्य आपको स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं पे जब पृथ्वी दूर है, ये वाली स्थिति आपको जुलाई महीने में देखने को मिलेगी, और ये भी करीब 3 से 4 जुलाई को आपको देखने को मिलेगी। अब आप सबके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, वो डाउट ये होना चाहिए कि सर पृथ्वी सूर्य के नजदीक आपने बताया कब है, कौन से महीने में, जनवरी के महीने में। पर सर जब पृथ्वी सूर्य के पास होगी, इसका मतलब सूर्य की ज्यादा किरणें पृथ्वी पे पड़ रही होंगी। पृथ्वी पे अगर ज्यादा किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ का तापमान अधिक होना चाहिए, तापमान अधिक होना चाहिए तो पृथ्वी पे इस समय गर्मी की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन जनवरी में हमको पता है सर, अभी अभी जनवरी गया, अभी फरवरी ही चल रहा है, जनवरी में तो ठंडी थी हमारे यहाँ पे। तो आप ये कैसे बता सकते हैं कि सूर्य के ये नजदीक है, और आप ये कह रहे हैं कि जब सूर्य से दूर है पृथ्वी, या जब अपसौर है या एपीहीलियन की कंडीशन है, तब सूर्य से दूर है पृथ्वी, और वो पड़ेगा जुलाई में। अगर सूर्य से दूर है, इसका मतलब कम सौर विकिरणें मिल रही है, सूर्य की ऊष्मा कम पहुंचनी चाहिए, सूर्य की ऊष्मा कम पहुंचनी चाहिए तो तापमान कम होना चाहिए, तापमान कम होना चाहिए तो तापमान कम होना चाहिए, ठंडी होनी चाहिए इस समय। लेकिन हम सबको पता है जुलाई के महीने में तो कैसी होती है, गर्मी होती है। तो सर इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, इसका मतलब तो ये गलत हो गया, आया ना। इसका जवाब आपको मिलेगा कब, अगली कक्षा में, अगली कक्षा में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये गलत नहीं है, जनवरी में ही सूर्य के बिल्कुल नजदीक आपको पृथ्वी देखने को मिलेगी, और जुलाई में ही सूर्य से दूर आपको पृथ्वी देखने को मिलेगी। यहीं पे जनवरी में आपको उपसौर देखने को मिलेगा, और जुलाई में आपको क्या देखने को मिलेगा, अपसौर या एपीहीलियन देखने को मिलेगा। आशा करता हूं यहां तक सब चीजें समझ में आ चुकी होंगी। क्या है अपसौर, क्या है उपसौर, पृथ्वी की 2 गतियां क्या होती हैं, क्या होता है परिभ्रमण, क्या होता है परिक्रमण। चीजें क्लियर है, देखो बहुत आसान है चीजें। और आप
में बहुत सारे लोगों ने मेरे से एक क्वेरी पूछी है, मैं उसका इसीलिए लास्ट क्लास के लास्ट के कुछ 2 मिनट बचा के मैंने रखे हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं, ज्योग्राफी में सर हम नोट्स कैसे बनाएं। देखो, एक तो मैंने आपको तरीका बताया था नोट्स बनाने का। नोट्स बनाने का रेशियो कैसा रहेगा आपका, अनुपात अगर आप देखोगे तो 10:1 में आपका नोट्स बनने चाहिए। इसके अलावा स्पेशली अगर मैं बात करूं भूगोल की, और भूगोल में भी जब आप लोग पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल, जब क्या पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल, तो मैं ये चाहूंगा आपसे कि आप अपने नोट्स में ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएं, चित्र बनाएं, क्या बनाएं, डायग्राम बनाएं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या बनाओ, इन्फोग्राफिक्स बनाओ। क्या बनाओ, इन्फोग्राफिक्स। आप क्या बनाओ, आप बनाओ फ्लो चार्ट। आप कम क्या लिखो, आप जितने कम वाक्य लिख सकते हो ना अपने नोट्स में, वो आप सबके लिए अच्छा है। वाक्य बहुत कम होने चाहिए, ना कि बराबर होने चाहिए। आपके नोट्स में ज्यादा क्या होनी चाहिए, कुछ शब्द होनी चाहिए, बस 1 शब्द 2 शब्द, और नोट्स भरे होने चाहिए डायग्राम से, चित्र होने चाहिए जितने ज्यादा हो सके। आप अगर स्लाइड भी आप देखोगे कितना कम हमने लिखा है, ज्यादा क्या बना रखा है हमने, डायग्राम बना रखे हैं। आप देखोगे डायग्राम 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 डायग्राम, या डायग्राम नहीं है तो फ्लो चार्ट हमने बना रखे हैं। फ्लो चार्ट से हमने समझाने की कोशिश आपको की है। तो इसी प्रकार आपके क्या दिखने चाहिए, नोट्स आपको दिखने चाहिए। आप ये कहते हो सर हम ये स्लाइड यूज कर लें नोट्स की जगह। देखो, ये स्लाइड मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करी है, समझाने के लिए बताई है आपको। ये मेरा है, कि मेरे नोट्स हैं, इनसे आप सीख सकते हो कि आपको कैसे बनाना है। आप अगर बिल्कुल कॉपी पेस्ट करोगे तो वो काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा, वो लॉन्ग टर्म तक ज्यादा समय के लिए आपके दिमाग में नहीं रहेगा। जब आप पढ़ के इस क्लास को रिवाइज जब करोगे और जब खुद अपने हाथों से नोट्स बनाओगे, तो उस समय आपको समझ में आएगा कि नोट्स कैसे बनते हैं। क्या चीजें ऐसी थी जो आपको लगी इंपॉर्टेंट, हो सकता है वो किसी दूसरे को इंपॉर्टेंट लगे ही ना, हो सकता है वो चीज मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगी और मैंने वो यहाँ नहीं लिखी है, लेकिन आपको लगता है कि वो चीज इंपॉर्टेंट है तो अपने नोट्स में वो लिखी है। आपको लगता है कि इसका ऐसा भी डायग्राम बन सकता है तो वो डायग्राम आप अपने नोट्स में बनाइए। इस प्रकार बनते हैं एक अच्छे नोट्स। और नोट्स आप कोशिश करो जितने ज्यादा छोटे हो सके उतने ज्यादा छोटे नोट्स बनाओ। छोटे मतलब आप अक्षरों की साइज, फॉन्ट साइज कम मत कर देना, उसमें कम से कम लिखा हुआ है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, डायग्राम होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो एग्जाम के टाइम में आप जल्दी से उनको क्या कर सकोगे, रिवाइज कर सकोगे। जब मेंस का पेपर होता है, मुख्य परीक्षा होती है, तो इतना समय नहीं होता कि ज्योग्राफी की 5-6 कॉपी जो भर जाएंगी, जो ग्रंथ आपके बन जाएंगे, जो 4 वेद आप लिख लोगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो 4 वेद उस समय नहीं पढ़ पाओगे आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सब कुछ हमको लिखना पड़ेगा, बहुत सारे चित्र, बहुत सारे नक्शे बनाने पड़ेंगे। तो उन सब चीजों को आपको रिवाइज करने में ज्यादा आसानी होगी, बजाय आप वाक्यों को रिवाइज करो, आप शब्दों को रिवाइज करो। तो कोशिश करो फ्लो चार्ट बनाओ, इन्फोग्राफिक्स बनाओ और डायग्राम अपने नोट्स में बनाओ। समय समय पर मैं और सारी चीजें भी बताता रहूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं कुछ सैंपल नोट्स भी आपको दे दूंगा। इसीलिए हमारा जो पेड कोर्स है, जो फाउंडेशन कोर्स है, उसमें स्पेशली आपको क्या मिलते हैं, अलग से स्पेशली आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। वो यहाँ पे आप ही ऐसा कोई विद्यार्थी जिसने इंटरव्यू दिया हुआ है यूपीएससी का, जिनको बहुत अनुभव है, वो इसी कक्षा में बैठे बैठे नोट्स बनाएगा और वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये बैच जल्दी शुरू होने वाला है, 11 मार्च से शुरू है। फटाफट से कीजिए एडमिशन जल्दी से। आपको पता ही है बहुत तेजी से एडमिशन सीटें भर रही हैं, एडमिशन जल्दी क्लोज हो जाए उससे पहले। और कौन सा कोड लगाना है, MB लाइव आपको कोड यूज में करना है। तो फटाफट कीजिए, देरी मत कीजिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। और साथ ही साथ ये जो सेशन होते हैं अपने, इनको शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री है तो सब लोगों तक ही सेशन आपको पहुंचने चाहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है, मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पे इन क्लासेस की आपको क्या मिल जाएंगी, सारी PDF मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप बने रहिए और तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।